हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आज आप लोगों को अध्याय फर्स्ट कक्षा 10 का जो है विज्ञान, जिसका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला। बड़ा इंटरेस्टेड है वैसे ये पहला चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टेड है। मज़ा तो पूरा भरपूर आएगा, बट आपको पढ़ना है, थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना है। बाकी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए, ओके, बट आपको थोड़ा सा फोकस्ड करना है, ठीक है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहला टॉपिक है, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंस जो है कह लो कि पदार्थों की बड़ी इसेंशियल होती है, मतलब एक तरह से आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, ऐसे परिवर्तन, क्या कह रहा है सबसे पहले, ऐसे परिवर्तन, सबसे पहले बोला जा रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी ऐसा परिवर्तन जिनमें क्या हो, नए गुण वाले रासायनिक, ठीक है, पदार्थों का जो एक नया पदार्थ बने, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब उन रासायनिक परिवर्तनों के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे हमने बोला अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक हैं तो दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करेंगे। एक एकल अभिकारक भी दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, बट अभिकारक चाहिए जिससे हमें क्या उत्पाद मिले। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे भाई? अभिकारक ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया से होता है या में होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, बिल्कुल। और अभिकारक को आर से और उत्पाद को पी से, यानी आर फॉर रिएक्टेंट एंड पी फॉर प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, ओके। हाँ, एक बात बोलनी थी कि जैसे कि आप इसको पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ लो, पढ़ना है, आपका दायित्व है। अच्छे मार्क्स लाओगे, माँ बाप का नाम रोशन करो, माँ बाप भी काफ़ी खुश होंगे कि बच्चा अच्छे से लगन लगा के पढ़ाई करता है। बट एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको बता दूं कि इसकी जो PDF है वो मैं आपको अंत में बता दूंगा इस वीडियो के कहाँ डालूंगा, ठीक है। आप पढ़ लो पहले, फिर PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ओके। तो देखिए, उदाहरण देखिए इसका, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, भोजन का पाचन, जो हम लोग खाते हैं खाना, तो उसमें जो भोजन लेते हैं वो भी उसका पाचन यानी डाइजेशन होना भी रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें मल्टीपल ऑफ एंजाइम्स काम करते हैं, तो हमारा भोजन जो है एक जो माइक्रो जो ऑर्गन्स जो होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से माइक्रो में टूटता है, उसमें एक केमिकल्स रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो अगर अगली पॉइंट कह रहा है कि देखिए श्वसन, अब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा ही भोजन टूटता है और हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ब्लड ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है। वो सारी प्रोसेस जो होते हैं एक तरह से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना भी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। देख लो बच्चों, लोहे पे जंग का लगना, जिसे रस्टिंग के नाम से जानते हैं, क्या, किस नाम से? रस्टिंग। अच्छा, ये रस्टिंग जो होता है, इससे अभी आगे टॉपिक में है, बताऊंगा मैं। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम जो होता है Mg12 जब भी जलेगा O2 की उपस्थिति में, और ये मैग्नीशियम फीते का जलना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। दही का जमना, कर्ड फॉर्मेशन, जो कर्ड होता है, कर्ड खाते हो ना, दही का जमना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ बिकॉज इट इज़ अ वेरी वैल्यूएबल इन योर स्टमक, इन योर लाइफ, ओके। थैंक यू। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण की बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया जब कराओगे तो उसमें कुछ जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, एक तो अवस्था परिवर्तन हो जा रहा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से कुछ भी, ऐसे ही होता रहता है, मतलब रासायनिक सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ऐसे बनता रहता है, ये अवस्था परिवर्तन होता है। रंग में परिवर्तन, कलर भी एक्सचेंजेज होते हैं, जैसे आयरन्स के, अभी देखिएगा मैं बताऊंगा आगे है। तापमान में परिवर्तन, हीट देते हैं, ठीक है, हीट भी उसकी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गैस का उत्सर्जन, जब भी हम अभी आगे इसमें इसी वाले अभिक्रिया में है, मैं आगे टॉपिक में दिखाऊंगा कि इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो सीधी बात है, क्या कह रहा है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो चलिए आगे लेके चलते हैं हम आपको। देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित किया जा रहा है, पहले शाब्दिक समीकरण दिया गया, जिंक लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है क्या भाई? सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4, H2SO4। अच्छा, ये इसको बोलते हैं किंग ऑफ द एसिड। क्या बोलते हैं? किंग ऑफ द एसिड, किंग ऑफ द एसिड। अच्छा, ये किंग ऑफ द एसिड क्या मतलब है? अम्लों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लों का राजा बोला जाता है। तो देखिए ध्यान से, तो इसको हमने लिख दिया किंग ऑफ द एसिड, अम्लों का राजा, H2SO4। उसके साथ आपने क्या ले रखा है?
उसके साथ आपने क्या रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को रखा है। क्या रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ये सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है भाई, यही तो है H2SO4। जिंक लिया, उसके साथ हमने Zn लिया, उसके साथ हमने क्या लिया, प्लस H2SO4 लिया, H2SO4 को लिया। अब वो बनेगा क्या, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। हमने बोला था पहले पीछे ही कि हम आपको दिखाएंगे कि हाइड्रोजन गैस उसके साथ क्या होगी, इवाल्व होगी। चलिए अब इसको हम लोग रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। देखिए Zn है, H2SO4 है, LHS साइड और जो राइट हैंड साइड क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अब एक बात बताइए, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से। देखिए Zn क्या है, Zn है जो H2SO4 हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन को बाहर कर दे रहा है, उसके साथ अपने SO के साथ बॉन्ड बनाकर जिंक सल्फेट बना रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, इवाल्व हो जा रही है। आगे टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक क्या कह रही है आपकी, अगली टॉपिक यही कह रही है कि आप आगे की जो टॉपिक है रासायनिक समीकरण से रिलेटेड है। मैं रासायनिक समीकरण को अच्छी तरह आपको बताऊं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। पहली पॉइंट तो ये कह रही है, रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे कि अगर आपने Zn लिखा, ये एक तो तत्व है और इसकी भौतिक अवस्था क्या है, सॉलिड है, ऐसे लिखे जाएंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यकता परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाते हैं। अब जैसे हमने कराया तो तीर के ऊपर क्या लिखना है आपको, तीर के ऊपर ही क्या रखना है, तीर के ऊपर या नीचे ताप रखो, ताप के लिए डेल्टा ये सिंबल दे देते हैं। दाब लिखना पड़ता है, कितने का आपने दाब दिया। या उत्प्रेरक जो है जैसे MO है, ठीक है, आपका H2SO4 है, ये सारे, या प्लाटिनम है, PT, ये सब एक तरह उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटालाइसिस। तो इनको लिखते हैं और दर्शाते हैं। आगे कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। लिए एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आपको अगर संतुलित करना। अच्छा, आपने रासायनिक अभिक्रिया तो बना लिए, कर लिए, लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, तो आप सही नहीं हो, नहीं आपकी अभिक्रिया सही है। तो उसके लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। जैसे आपने अगर एक मॉलिक्यूल्स आपने क्या लिया है, Zn लिया है, तो अगर आपने LHS साइड एक मॉलिक्यूल लिया है तो Zn RHS साइड भी उतना ही होना चाहिए। बना नहीं सकते एक्स्ट्रा, ना ही इसको घटा सकते। जितना आपने LHS साइड लिया उतना ही RHS साइड होना चाहिए। ओके, इसी को बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पे। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब इसी को देखिए, एक है कि हमने इसे दर्शाने की कोशिश की है। जैसे Fe है आपके पास, क्या है, Fe है, तो चलिए Fe है आपके पास, और H2SO4 H2 है आपका, बनना है फेरस ऑक्साइड और H2। तो देखिए इसमें क्या है, Fe1 है, यहाँ पर Fe3 हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितने 8 हैं। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, Fe की जगह हमने क्या किया, Fe3 कर दिया, 3Fe। आगे क्या कह रहा है, 3Fe के बाद आगे क्या कह रहा है, 3Fe के बाद आगे कह रहा है कि आपका जो 4H2O था और यहाँ पर क्या था, H2O था, हमने वहाँ पर क्या कर दिया है, यहाँ पर देखिए हो ही गया, यहाँ पे भी बैलेंस है, बट यहाँ पर हमने 4 लगा दिया तो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर इसको हमने बैलेंस कर दिया, अभिकारक एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था लिखना ज़रूरी होता है इन अभिक्रियाओं में। आपने अगर भौतिक अवस्था को नहीं लिखा है तो आप क्या हो, गलत हो। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने ठोस लिया तो S लगाएंगे, द्रव लिया तो L लगाएंगे, गैस लिया तो G लगाएंगे, एंड जलीय विलयन है तो एक्वस सोल्यूशन AQ लगाते हैं। तो जो आपका 3Fe था, Fe क्या होता है, आयरन, इट इज़ अ मेटल एंड सॉलिड पार्ट, यानी कि ठोस है। तो देखिए S फॉर लगा दिया, H2O आप ये, अच्छा जो H2O है ये लिक्विड होता है, बट अभी स्ट्रीम फॉर्म में है, क्या है, स्ट्रीम फॉर्म में है, तो इसलिए ये क्या है, गैसीय अवस्था में, इसलिए G लगाया जा रहा है इसका। तो Fe2O3 है, तो ये आपका आयरन है, यकीन मानो आपकी आयरन है, आयरन को S से डिनोट करते हैं। 4H2O आपका क्या, हाइड्रोजन गैस है, तो इसको हमने ऐसे दिखा दिया, अंडरस्टैंड। आगे कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है टॉपिक में, कि आगे रासायनिक अभिक्रिया के 2 प्रकार के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये जो अभी ये वाली जो टॉपिक है बच्चों में काफ़ी असमंजस सा रहता है, मतलब एक मिथ है कि मतलब बड़ा ही डिफ़िकल्ट होगा, जैसे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग जो होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग, ठीक है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं बहुत सिंपल और इजी हैं, बट कंसंट्रेट करना है, बस एक बार तो आपको देखना है,
एक बार मौका दीजिए, सब समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखेंगे हम। ओके, तो देखिए कह रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करें तो संयोजन अभिक्रिया पहले दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। देखिए कह रहा है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल, ठीक है, उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए कह रहा है एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर A प्लस क्या कह रहा है B क्या बना रहा C। एक एकल अभिकारक एक या एक से अधिक अभिकारक मिला और एक एकल क्या हुआ, माने प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना। कोयले को अगर हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, याद है आपको कि जब भी कोयला यानी C कार्बन जलाते हो तो विदाउट ऑक्सीजन कोई भी चीज़ें बर्निंग नहीं होती, अंडरस्टैंड। तो जब भी हम तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल ये गैस है, इवॉल्व हो रही है। आगे कह रहा है जल का निर्माण। जब हम लोगों ने लिया H2 प्लस O2 तो क्या बनेगा? H2O क्या बनेगा? H2O। अब देखो कह रहा है कि ये अभी देखो ये हमने बना तो दिया H2O2, बट ऑक्सीजन क्या है? सिंगल मालिक्यूल्स है, बट यहाँ पर क्या है? 2 मालिक्यूल। उसको जैसे हम बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है 4 मालिक्यूल, तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करते हैं। ये हो गई आपकी संतुलित अभिक्रिया। अंडरस्टैंड? मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होगे। जहाँ पे भी आपको डाउट लगे कमेंट करो, ठीक है, और कमेंट में लिखो कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको कोशिश करूँगा आपको समझाने की फिर वापस से। हाँ, और हमने PDF का वादा किया है, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम और मैं बताऊँगा अंत में कहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप लगे रहिए, तो PDF मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। बस ध्यान से कंसंट्रेटली पढ़िए आप। देखिए आगे कह रहा है कि हाइड्रोजन हमने बना दिया। अब कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड बिना बूझा चुना। कह रहा है बिना बूझा चुना यानी इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। अच्छा, इसका जब हमने एक वाटर लिया, वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्वा सोल्यूशन बनता है एक तरह से, और इसको हम बूझा चूना कहते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक या एकल, दो या दो से मतलब जो अधिक जो अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए आप आगे चलिए, आगे टॉपिक में चलते हैं। आगे कह रहा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी देखिए अपने आप में एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मतलब इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऊष्माक्षेपी माने ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या हो? ऊष्मा क्या हो? ऊष्मा निकले, ऊर्जा निकले भाई। समझ रहे हो बात को? हाँ बिल्कुल। जैसे आप मैग्नीशियम जलाओगे अभी तो उसमें क्या होता है बताइए? रिएक्शन तो होता है, ऊष्मा ऊर्जा भी तो निकलती, हीट भी तो निकलती। देखिए कह रहे जिन अभिक्रियाओं में उसके निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। बिल्कुल सही आपने सुना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब पहले देखो यहाँ पर आपको दिया गया है प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं। प्राकृतिक गैस यानी आपके पास मीथेन है, CH4 गैस है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डलाओगे तो जैसे ही जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी कोई चीज़ें जलेंगी तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगा और साथ में क्या बनना? जल भी और ऊष्मा भी। तो ये क्या है भाई? ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का निकलना ही ऊष्माक्षेपी कहलाता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन जो सांस लेते हैं ना, ठीक है, तो उससे क्या होता है? जब हमारा ग्लूकोज जो टूटता है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ग्लूकोज टूट रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है किसी भी ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन बींग से, एनिमल्स लाइक, ठीक है। और साथ साथ में जल और ऊष्मा भी, माने ऊष्मा यानी ऊर्जा बनती है, ठीक है। देखिएगा आगे कह रहा है टॉपिक में क्या, आगे चलते हैं टॉपिक में। टॉपिक में वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड चीज़ों को हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। एक एकल क्या होगा? अभिकारक होगा, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद यानी पदार्थों का निर्माण करेंगे। बस इतना ही समझना है, इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। को नोट्स मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी, टेंशन नहीं है, ठीक है। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप बस ध्यान से कंसंट्रेटली पढ़िए, ठीक है। तो देखिए ऊष्मीय वियोजन की बात करेंगे। देखिए अभी पहला है वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन। यहाँ पर देखिए एक एकल अभिकारक है A और क्या बन रहा? B और C बन रहा। तो देखिए उसमें पहला है कि ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ऊष्मा माने हीट जानते हो ना, हमने कहा था जब भी ऐसे हीट्स। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन उसमें वियोजन कहलाता है। उदाहरण में देखिएगा फेरस सल्फेट है आपके पास, ऊष्मा दे रखे हो आपने, तो बन जाएगा क्या आपका? फेरिक ऑक्साइड। क्या बन रहा है? फेरिक ऑक्साइड बन रहा, क्या बन रहा है? और ये देखिए हरा रंग था, फेरस सल्फेट का क्या था? हरा रंग था। फेरिक ऑक्साइड बनते ही क्या हो रहा? भूरा रंग हो गया। देखो एक तो आपका कह रहा है कि ऊष्मा देकर हम लोगों ने क्या किया? अभिक्रिया किया,
और अभिक्रिया के साथ साथ कलर देखो कैसे एक्सचेंज हो रहा है। पीछे आप पहले ही शुरू में पढ़े थे, जब भी अभिक्रियाएं होती हैं तो क्या रंग परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है। देखिए हरा रंग से क्या हो गया, भूरा लाल रंग हो गया। तो देखिए कितनी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ में क्या आ रहा, अब फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, भूरा लाल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास फेरस सल्फेट है, अगर उसको उष्मा देकर अभिक्रिया कराते हैं, वियोजन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बनता है और वो कैसा होता है, भूरा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, भूरा और लाल हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या बनता है, ऐसा उत्पाद जिसे कहते हो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। आगे देखिएगा, बिल्कुल लगे रहिए कंसंट्रेटली, बिल्कुल बेटा शाबाश। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं। चूना पत्थर होता है, जब इसको हम लोग हीट करेंगे, उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी बिना बूझा चूना बन जाएगा वापस से कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका क्विक लाइम तैयार हो जाएगा। तो देखिए आपको जब भी उष्मा आप दे रहे हो तो अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। आगे कह रहा है, आगे देखिए आपका वैद्युत वियोजन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10, कक्षा 10 के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है, बट है बहुत मज़ेदार, क्योंकि 11th में भी बहुत बार इन सब चीज़ों की, ठीक है, व्याख्या की गई है, बहुत बार पूछा गया है आपसे। तो देखिए मैं बताऊंगा इसको, ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट बट इजी कॉन्सेप्ट में मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको आएगा 100%, मेरा वादा है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, इससे क्या होता है, विद्युत धारा। कह रहा है कि H2O आपने लिया एज अ वाटर लिक्विड फॉर्म, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, इसके लिए हमें बैटरी की आवश्यकता होती है। बैटरी आपने लगा दी, देखो 6 वोल्ट की बैटरी है। एक हमने लिया एनोड, दूसरा लिया कैथोड। हमने पहले किया एक प्लास्टिक मग ले लिया, मग में हमने पानी डाल लिया, उसका हमने एक तरह से आप मानो कि ग्रेफाइट का एक इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड कह लो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोड ले लिया, ओके, लगा दिया और बैटरी लगा दी। बैटरी के में हमने जिस पॉजिटिव पॉइंट से लगाओगे तो उसे हम बोलेंगे जो आपका एनोड है। एनोड को हमने किससे लगा दिया, आपका एनोड जो है आपने देखा, जो कैथोड आपका है, इधर देखिएगा ध्यान से, जो आपका कैथोड है वो आपका किससे लग गया, नेगेटिव से। कैथोड को हमने नेगेटिव, अगर आपका बैटरी जो है उसमें कैथोड लगा दो, नेगेटिव लगा दो, ठीक है, तो यहाँ से आपने नेगेटिव, और एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे है तो उसे हमने पॉजिटिव कहा, ठीक है। अब जो एनोड है वो पॉजिटिव पे है और वो क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन गैस, ठीक है, इवॉल्व करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जहाँ से इवॉल्व होती वहाँ पे आपको जो बुलबुलें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस अभिक्रिया में। इंपॉर्टेंट यही है कि जो हाइड्रोजन गैस जो जिस इलेक्ट्रोड पे लगी होगी, हाइड्रोजन गैस की जहाँ से मतलब जिस टर्मिनल पे है, जैसे कि आपने देखिएगा यहाँ पर आपने कैथोड लगा रखा है, कैथोड से आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा जो है हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस में क्या होता है बेटा, आप हाइड्रोजन जो होता है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसके एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे, बुलबुले ज़्यादा निकलेंगे और ये अभिक्रिया संपन्न होती रहती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये आपका जो एनोड है वहाँ से ऑक्सीजन गैस निकल रही है, एनोड से क्या हो रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ऑक्सीजन क्या होती है, नेगेटिव होती है, और कैथोड पर क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव करके ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगली टॉपिक है आपका प्रकाशीय वियोजन। अच्छा, ये प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन या प्रकाश के द्वारा किया गया वियोजन, ये कहलाता है प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम बताएंगे उदाहरण के साथ। जैसे आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्या ले रखा है, सिल्वर क्लोराइड। आपने क्या ले रखा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड में आपने देखना है कि जब सूर्य का प्रकाश आप देते हो तो वो क्या होता है, सिल्वर जो अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। और ये दोनों क्या है, क्लोरीन आपकी गैस है, आपका सिल्वर क्या है, सॉलिड फॉर्म है, मेटल्स है। तो देखिए आगे ये अभिक्रिया, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही सिल्वर क्लोराइड क्या हो रहा है, सिल्वर प्लस क्लोराइड में एक्सचेंज हो जा रहा, बदल जा रहा, परिवर्तित हो जा रहा, वियोजन कर जा रहा। आगे है आपका सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे प्रकाश दे रहे हो, ऊर्जा दे रहे हो आप, तो आपका सिल्वर एक्सचेंज हो रहा है, ब्रोमाइड में एक्सचेंज हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आगे, इस अभिक्रिया का उपयोग से और फोटोग्राफी में किया जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। या देखिए कितना प्यारी है, जो पहले आप ब्लैक एंड वाइट जो फोटो क्लिक की जाती थी, बनाई जाती थी, उसका इसका बहुत बड़ा रोल प्ले था उस टाइम, ठीक है, अभी भी है, ठीक है। उष्मा शोषी, अब ये आपने पढ़ा उष्मा छेपी, जहाँ से उष्मा क्या हो निकले। उष्मा शोषी का मतलब क्या होता है, उष्मा अवशोषित की जाए किसी भी ऐसी अभिक्रियाओं में जिसमें उष्मा दी जाए बाहर से, उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। नहीं समझे, वापस से समझाओ। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा निकले, ऊर्जा निकले, उसे बोलते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया।
और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया कराते समय ऊष्मा बाहर से दी जाए, ऊर्जा बाहर से दी जाए, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, बाहर से दे रहे हो, आवश्यकता है, तो उसमें बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आगे चलें, बिल्कुल आगे कह रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या बताया जा रहा है कि विस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है विस्थापित कर देना। एक बेचारा रहेगा, वो क्या करता है दूसरे को, और दूसरा क्या करेगा, ऐसे ही विस्थापित करेगा। तो विस्थापन इन अभिक्रियाओं में कह रहा है, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। अब लो, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमने कहा, देखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ से जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए Fe यहाँ पर है, कॉपर उसके जस्ट नीचे है। तो अब देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर। अच्छा, ये जो कॉपर है, ठीक है, ये कॉपर आपका देखोगे तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। कॉपर किसके मुकाबले? आयरन के मुकाबले। तो आयरन क्या है आपका? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, और कॉपर क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है, यानी कम क्रियाशील है। कौन? कॉपर कम क्रियाशील है और आयरन क्या है? अधिक क्रियाशील है। इसको हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे। इस चार्ट में आपको क्लास 10 की जो आपका चैप्टर नंबर मेटल नॉन मेटल्स है, धातु अधातु यानी उपधातु जो है, उनमें मिल जाएगी ये, ठीक है। तो आप वहाँ जाएंगे, उससे बेहतर यहीं मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आप वहाँ ना जाकर बस यहीं समझ लो। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ज़्यादा अभिक्रियाशील जिसे कहते हैं, यहाँ पर क्या है? Fe ज़्यादा है किसके? Fe क्या है? ज़्यादा है किससे? कॉपर से। तो देखिए यहाँ पर वही किया जा रहा है, Fe यानी सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर क्या है आपका? कम क्रियाशील धातु है, तो इसको क्या करेगा? Fe हटा देगा, बेचारे को देखो बाहर कर दिया, और अपने क्या कर रहा है? इससे SO4 से क्या कर रहा है? शादी कर ले रहा है। समझ रहे हो? मतलब देखो मजाक चल रहा है यहाँ पे भी। यहाँ देखो इस बेचारे के साथ क्या किया गया। ये बेचारा था गरीब कॉपर, आयरन के पास ज़्यादा मनी थी, ज़्यादा धन था, ठीक है, धनवन की शक्ति ज़्यादा थी। तो इसने क्या किया क्या कि जो आपका जो कॉपर बेचारा है उसे क्या किया? हटा दिया, और वो क्या किया? SO4 के साथ शादी कर ली और बॉन्ड बना ली। देखिए FeSO4 एंड कॉपर को क्या कर लिया? बाहर भी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। यस बेटा, यस, विस्थापन अभिक्रिया। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। देख लो, जैसे ही ये कॉपर है, कॉपर के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो जैसे ही FeSO4 बना, कॉपर क्या हो रहा है? ये देखिए क्या नीले रंग का विलयन हो जा रहा है ये, ठीक है, विलयन जो कैसा हो जा रहा है? नीले। अब यहाँ पर देखिए दूसरा दिया गया है Zn है, CuSO4 है। फिर कह रहा है Zn देखिए क्या है? Zn भी आयरन से भी ज़्यादा क्या है? क्रियाशीलता रखता है, लेकिन कॉपर बेचारा वही है गरीब का गरीब। तो Zn क्या करेगा? फिर Zn क्या करेगा? SO4 से शादी कर लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर बेचारे को वापस से क्या कर जाना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो कॉपर को वापस से कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? बाहर जाना पड़ेगा, बाहर का रास्ता देखना ही पड़ेगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, याद रखिएगा। यहाँ वही चीज़ बोला जा रहा है कि जिंक क्या है, जो हमने यहाँ पे समझा है मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के द्वारा, कि जिंक क्या है? कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो चलिए आगे चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। चलिए वापस से चलते हैं। तो चलिए बेटा वापस से हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से आप समझो। टॉपिक को एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम समय में पूरी टॉपिक क्लियर करेंगे आज, छोड़ेंगे नहीं, हारना नहीं है, मारने देंगे भी नहीं आपको। जब तक हम हैं बिल्कुल नहीं हारने, यकीन मानो, लगा करेंगे दम, ठीक है, लगे रहो। PDF वादा करते हैं PDF प्रोवाइड करेंगे आपको, बट आप पढ़ लो PDF से बेटा, ठीक है। आप, मुझे तो उम्मीद है कि आप रफ़ करोगे, ठीक है, रफ़ करते रहो, PDF मिल जाएगी, PDF कर लेना, ओके, हाँ ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं। देखिएगा, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। समझ रहे हैं? इस अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। वहाँ सिंगल था, यहाँ क्या है? डबल होंगे, बिल्कुल दो। जैसे सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड,
सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, एक्सचेंज कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स को। देखना आप अभी सोडियम क्या करेगा, यहाँ से काटेगा, बेरियम क्या करेगा, यहाँ से काटेगा। अब देखो कह रहा है बेरियम क्या हो जाएगा, अब बताओ सोडियम क्लोराइड नमक कॉमन सॉल्ट बन गया यहाँ पे। आगे कह रहा है बेरियम सल्फेट, अब देखिए सोडियम सल्फेट था, अब क्या हुआ, ये बेरियम सल्फेट हो गया और सोडियम क्लोराइड हो गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ कि नहीं, इसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बेरियम सल्फेट कह रहा है देखो कि सफ़ेद अवलेज अवयव का निर्माण करता है, इसलिए इसकी अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जो आपका बेरियम सल्फेट है ना, ये सफ़ेद अवक्षेप ठीक है का निर्माण करता है, और इसी को लिए हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलिएगा, उपचयन और अपचयन, ये अभिक्रिया ना, ये अभिक्रिया ना आपको 11th में पहले चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अपचय उपचय उभन। ठीक है, अपचयन एंड उपचयन, अपचय उपचय अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक साथ दो अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि अब उपचयन भी होता है, अपचयन भी। उपचयन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की क्या होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो देखिएगा उपचयन क्या होता है, उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, अभी देखेंगे हम लोग देखेंगे। अब कह रहा है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो। अब ये मत समझिएगा कि ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले तभी उपचयन होता है, नो नो नो, इट इज़ नॉट राइट। ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, अब उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको हम उपचयन को क्या बोलेंगे, उपचयन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, सॉरी एक मिनट बच्चों, उपचयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये जब देखा आपने, अब हाइड्रोजन कह रहा है कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ज़रूरी नहीं किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े तभी आपका, अगर हाइड्रोजन का भी ह्रास हो रहा है तो उपचयन हो रहा है। देखिए जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ा तो क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, उपचयन हो गया। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, उपचयन हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड में देखो कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है बेचारा, और इससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से जुड़ जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, H2O बन रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ जुड़ रहे हैं, बट ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। आगे देखेंगे हम लोग टॉपिक में अपचयन को, अपचयन की बात करेंगे। अपचयन क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा था, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था। उल्टा है, पूरा टॉपिक की उल्टी हो जा रही है। जो आपका टॉपिक है उपचयन अपचयन, पूरी अपोजिट है, बिल्कुल क्लियर, कोई इसमें डाउट नहीं, क्लियर करो। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। देखिए पहले क्या पॉइंट कह रहा है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि हो। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, उपचयन कहलाता है। पीछे भी देखा था आपने, ऑक्सीजन जुड़ गया था, ठीक है, तो क्या हुआ, उपचयन हो गया। और कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन कहलाएगा। बोला ना, देख लो, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, डायरेक्ट डन अपचयन कहते हैं उसे। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। साक्षात यहाँ पे आपको दिया गया है, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन निकल रहा है, अपचयन। अब इस हाइड्रोजन में वही ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है, उपचयन। बिल्कुल डन, क्लियर। आगे चलिए इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो गया, कह रहा कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में अपचयित हो गया, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। अपचयित का मतलब अरे भाई, ऑक्सीजन का निकलना, अपचयित हो जा रहा, और वही ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुड़ा, उपचयन हो गया, अपचयित हो गया, जल बना लिया। ठीक है, इस अभिक्रिया में उपचयन तथा उपचयन दोनों ही रहे, इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने लिखा था रिडॉक्स, इसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके डन, आगे चलिए ठीक है। आगे कह रहा है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। अच्छा, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या रोल प्ले है, मैं बताता हूँ आपको बच्चों, बिल्कुल आप एकदम बनाइएगा। सांक्षारण, जैसे हम क्या बोलते हैं, सांक्षारण यानी क्या बोलते हैं, सांक्षारण का मतलब क्या होता है, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग।
देखिए कह रहा है कि जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आते ही जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो, ठीक है, संक्षारित हो जाए। मतलब कि वही आयरन आपके पास है, आर्द्रता यानी H2O पा रहा है और वो क्या हो जाता है, रस्टिंग हो जाता है, जंग लग जाता है और बेचारा क्या होने लगता है, दुबला पतला हो जाता है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं यानी रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, देख लो कह रहा आगे, कह रहा अगली पॉइंट में, लोहे की वस्तुओं पर जंग का लगना, चांदी की ऊपरी परत का काला पड़ जाना, ठीक है, तांबे के ऊपर पर हरी जो परत चढ़ जाती, तांबे की जो बर्तन होते हैं, ठीक है, पॉट्स घर में होंगे, उसमें देखोगे ना ग्रीनिश कलर के आपके क्या हो जाएंगे, आप देखोगे घर में जो कॉपर के बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, उनमें देखो ग्रीनिश कलर के क्या हो जाएंगे, आपकी स्पॉटिंग दिखेंगे। ठीक है, चढ़ना संक्षारण कहलाता है और यही सब क्या कहलाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं। यसलेदपन कह रहा है कि यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अगर संक्षारण से किसी वस्तु को बचाना है तो आपको यसद लेपन, विद्युत लेपन यानी कि ग्रीस वगैरह या पेंट वगैरह करना ही पड़ेगा। घरों में देखो बेहतर तरीके से जान, दैनिक जीवन की बात है यार, मतलब बच्चों यकीन मानो इनसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, भूलना नहीं है। वादा करो बिल्कुल नहीं भूलोगे, वादा ना? ओके, चले आगे। विकृत गंधिता यानी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफ, बहुत रेपोर्ट्स खाते हो। रेंसिडिटी इसे क्या बोलते हैं, एक मिनट बेटा, विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। अब देखो ये रेंसिडिटी क्या होता है। विकृत गंधिता वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है। बिल्कुल, ऑक्सीजन जैसे ही जिससे जुड़ता है उपचयन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और वस्तु खराब हो जाती है, वो चीज़ें खराब हो जाती है। बिल्कुल आपने घर में देखा होगा, जिससे कि उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद भी खराब और उसमें गंध आ जाती है। आप बहुत सी चीज़ें घर में देखते हो यार बच्चों, मतलब मज़ा आ गई होगी सोच के ना कि रेंसिडिटी किसे कहते हैं, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। विकृत गंधिता का मतलब होता है घर में जो आपके कोई ऐसा पदार्थ है वो खुले में ऐसे छोड़ दो या काफ़ी दिनों का हो जाए, ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करके उसके स्वाद और उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसको बचाने के लिए अभी मैं आगे बताऊंगा क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहे में या फिर आपका ये कॉपर था, आपका तांबा था, चांदी में, ये सारे सब लग रहे थे, तो इसको बचाने के लिए आपने यसद लेपन, ठीक है, विद्युत लेपन या फिर पेंट करके संक्षारण करना बचाया था, वैसे ही इनको विकृत गंधिता से आप बचा सकते हो। वायु के संपर्क से इन चीज़ों को हटा दो, क्योंकि वायु पाते ही ये क्या कर लेता है, उससे अभिक्रिया करके उसके गंध और स्वाद में परिवर्तन कर देता है। आगे चलते हैं टॉपिक में, हम आपको लास्ट है और बताएंगे कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। विकृत गंधिता से रोकने के लिए, विकृत गंधिता से आपको क्या करना होगा, रोकने के लिए, बचने के लिए हमें करना क्या होता है कि प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करते हैं। मतलब ऐसी जगह, ऐसी चीज़ों पे को, ऐसी पदार्थों को जो आप यूज़ करते हो उसे जो है विकृत गंधिता होने से रोकना है तो ऑक्सीजन के संपर्क से उसे हटा दो। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री का रखकर, मतलब ऐसे बर्तन, ऐसे पॉट्स का ठीक है उपयोग करो, ऐसे पॉट्स का उपयोग करो जिसमें क्या हो, वायु कम मात्रा में जाए या जा ही ना के बराबर, तो वो आपकी खाद्य सामग्री उसी कलर, उसी वैसे ही स्वाद रखेगा और कोई गंध में परिवर्तन नहीं होगी। आगे अगर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, देख रहे हो आप रैपर्स खाते हो, चिप्स वगैरह, याद है चिप्स वगैरह बहुत खाए होगे बचपन में, अभी भी खाते होगे, ठीक है, कभी कभी चोरी चोरी, ठीक है, तो ये उसमें नाइट्रोजन गैस फिल होती है, क्या N2 गैस फिल होती है बेटा, ठीक है, इसलिए वो क्या होती है काफ़ी दिनों तक, देखिए 2 या 3 महीनों तक रह जाती है, उससे ज़्यादा भी रह जाती है कभी कभी, मैं देखा हूँ उस रैपर्स में लिखा रहता है कि आफ्टर 6 मंथ एक्सपायर डेट जो होती है उस पर लिखा रहता है, देख लीजिएगा आप लोग भी थोड़ा सा, ठीक है। देखिए वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस उसमें फिल की जाती है जो रैपर्स आप यूज़ करते हो। शीतलन द्वारा, लो भाई इनसे कौन नहीं मिला होगा, शीतलन द्वारा। फ्रीज है आपके घरों में, आपके घरों में फ्रीज है ना, यस बोलो, यस फ्रीज है, नहीं है, अच्छा है वह, यस 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 फ्रीज है। अगर आपके घर में फ्रीज है तो फिर तो मज़ा है। फिर फ्रीज में अब जो वस्तु आपको 2 दिन में ख़राब होनी है, उसमें गंद आ जाने हैं, वहाँ ऑक्सीकरण हो जा रहा है, गंद आ रही है, उसमें स्वाद में परिवर्तन हो जा रहा है, फ्रीज़ कर दो यार, चीज़ें बच जाएंगी, शीतलन कर दो, ठीक है। तो थैंक यू यार, लगे रहो, मज़ा आ जाएगी इस वीडियो के। अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही वीडियो लोड होगा, अपलोड करूँगा मैं इसको, उसके जस्ट इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो बच्चों ध्यान से PDF भी तो ले लीजिएगा, बट पढ़िएगा ज़रूर। देखिए बिना पढ़े आपको कुछ नहीं होता, नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर नोट्स बना भी ले रहे हो, पढ़ना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूरी होना चाहिए। टीचर्स की बातें आपके कानों में गूंजेंगी एग्जामिनेशन टाइम, यकीन मानो मेरी बातें आपको दिखाई देंगी और सुनाई देंगी, वहाँ पे सुनाई तो दें, दिखाई भी देंगी, साक्षात लिखोगे भाई, मज़ा आ जाएगी, ठीक है। तो आप बनाइए नोट्स और कंसेप्ट क्लियर करिए बेटा, ठीक है, मज़ा आएगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, टाटा बाय बाय, पूरा क्लियर हो गया चैप्टर, बाय, टेक केयर।